हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी जो है आपका 9th क्लास है और इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे पालमपुर गाँव की कहानी। रिविजन है हमारा और आपको पता है कि हम चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। इसकी जितनी भी एक्टिविटीज थी इसके अंदर उनको देख चुके थे। सबसे पहले मुझे पालमपुर की जो स्टोरी है उसका मेन, अगर मैं आपसे सारांश पूछूं वो क्या है, आप मुझे बताइए। देख लिया? कौन बताएगा पता कोई सारांश कि क्यों है पालमपुर में ऐसा? तो पालमपुर की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको हमको बहुत अच्छे से इसमें देखकर एक एक करके बात करनी है कि जो पालमपुर की गांव की कहानी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमको इसमें पढ़ना है और मेनली यही हमको देखना है। ठीक है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पालमपुर की गांव की कहानी। ठीक है, तो इसमें हम इस विषय को देखेंगे और इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए, एक गांव है पालमपुर। कोई भी एक गांव मान लीजिए, शायद आपके गांव जैसा हो, और ये उस गांव का एक कहानी का चित्र है जो हमारे सामने है और हमको इसको देखना चाहिए और इस पर विचार भी करना चाहिए। कह रहा है कि इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूलभूत विचारों से परिचय कराना। मेनली क्या है, जो हमारा प्रोडक्शन है इसके कुछ आपके फंडामेंटल आपके क्या है विचार हैं, उन विचारों का परिचय कराना है। और हम आपकी काल्पनिक पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से हम इन सारे चीज को देखना और समझना चाहते हैं कि आखिर पालमपुर गांव में किस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो आपका हो रही है और क्या है पालमपुर गांव। तो ध्यान देखिए, पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि कई अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय की हैं। तो मेनली एक्टिविटी में अगर आप लोग देखोगे पालमपुर में वो क्या है, तो ध्यान रखना, मेनली पालमपुर में जो खेती है, कृषि है, वो आपका वहां की मूल है। जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, आपका परिवहन आदि स्तर की पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव प्रयास। पालमपुर गांव की कहानी से हम विविध होगा कि कैसे हम और चीजों के बारे में देखेंगे, कौन कौन सा प्रोडक्शन का इसमें चीजें हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं क्या है, कैसे वो होती हैं। ठीक है, इन सब पर हम लोग आपका विचार करेंगे और इच्छित वस्तुओं से जो उत्पादन है उन माध्यम से हम लोग इन सबको समायोजित करने का या उनको देखने का प्रयास करेंगे। पालमपुर पड़ोस के गांव आपके कस्बे की भांति जुड़ा हुआ है और एक बड़ा गांव आपका रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। कह रहे कि जो पालमपुर से रायगंज जो है एक 3 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है। यानी कि मान लीजिए आपका गांव है और उधर ही पालमपुर जो है उसके बगल का ही कोई दूसरा गांव जो है उससे आपका जुड़ा हुआ। अब कह रहे हैं कि इस सड़क पर जुड़ा हुआ है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क कह रहे हैं कि रायगंज को उस गांव के निकट छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। यानी कि पालमपुर से रायगंज और रायगंज से शाहपुर को जोड़ती है। और कह रहे हैं इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुएं लदी हुई बैलगाड़ी, भैंसा बग्गी से या अन्य कई तरह से वाहन क्या है, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर ट्रक से आप इनको देख सकते हैं। यानी कि ये आते जाते आपको इस तरीके से पूरे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको दिखाई देंगे कि जो आपके ट्रक हैं जो जा रहे हैं जो आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से इसमें आपको दिखाई देंगे। कह रहे हैं कि इस गांव में विभिन्न जाति के लगभग 450 परिवार रहते हैं। अलग अलग जाति के लोग हैं और ऐसे कुल ध्यान रखना 450 परिवार। कितने परिवार हैं? 450। पहले परिवार से आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, रायगंज में आपका जितना आपने पढ़ा
कौन कौन सी एक्टिविटी, हाँ कौन कौन सी क्रियाएं इसमें हो रही हैं। कृषि के अलावा क्या क्या चीज हमारा जो पालमपुर, रायगंज और साहबपुर, इनमें सारा जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये कौन कौन से, बताइए मुझे। देख लिया कौन कौन सा है, बताया आप। इनमें से क्या कुछ भी निर्माण हो रहा है, कुछ गुड्स एंड सर्विस की ट्रेडिंग हो रही है, बताइए। चलिए जल्दी बताएं। और किस तरह के मानव, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज पर आपका बल दिया जा रहा है। देख लिया, पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी एक एक। चलिए आगे बढ़े। तो इतना सारा हमने पालमपुर में देखा क्या क्या चीजें हो रही है। अब कह रहे हैं कि इस गांव में लगभग 405 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। कह रहे जिनके पास, अगर आप देखना है कि आपकी जमीन कितनी है, तो जिनके पास अधिकांश भूमि है वो कितने लोग हैं, उच्च जाति के हैं। ठीक है, उनके पास कैसे हैं, 80 परिवार हैं। मतलब गांव का जितना भी मेनली चाहे लैंड हो चाहे पैसा हो, वो उच्च जाति के स्वामी हैं और उनके 80 परिवार हैं, जिनके मकान और बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हैं। अनुसूचित जाति दलित लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3 है। यानी कि जो वहाँ अनुसूचित जाति है, टोटल पॉपुलेशन का 1/3 है। मान लीजिए अगर 120 का आपको 1/3 निकालना हो, 4×3 = 12, यानी कि 40 लोग। यानी कि आप देखेंगे कि 100 में से 40 लोग ऐसे हैं जो आपको इनमें से बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि ये लोग वो हैं जो आपका क्या है, बहुत अधिकांश दिखा है। गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनके पास मिट्टी तथा फूस के बने हैं। अधिकांश घरों में बिजली जली है। खेत में भी आपका सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इसका कर उपयोग जो है छोटे कार्य के लिए किया जाता है। पालमपुर से 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल, गांव में एक प्राथमिक राजकीय स्वास्थ्य केंद्र, निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का जो है उपचार किया जाता है। क्या होता है, जहां रोगियों का जो है आपका उपचार किया जाता है। यानी कि पालमपुर अच्छा खासा, मतलब जितनी स्थिति अच्छी होनी चाहिए पालमपुर की, वो हर एक चीज पालमपुर में मौजूद है। चाहे स्कूल हो, चाहे वहाँ प्राथमिक हॉस्पिटल हो, चाहे वहाँ की पक्की सड़कें हों। और क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ एक निजी औषधालय भी है, 2 प्राथमिक हाई स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है। यानी कि जितनी आपकी मूलभूत की चीजें हैं पालमपुर गांव के अंदर, वो सारा इसमें दिया हुआ है। तो पालमपुर गांव में क्या क्या है, कैसी कृषि है, आप देख सकते हैं। कौन कौन से आर्थिक क्रिया जो हैं पालमपुर गांव में हो रही हैं, आप इसको बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपके पालमपुर गांव में है। ठीक है, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा जो पालमपुर गांव है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो आपको और चीजें भी मिलेंगी। जैसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं ये काल्पनिक गांव है आपका, और ये काल्पनिक गांव जो है पालमपुर की एक कहानी है, और जिसमें हम विभिन्न प्रकार से उत्पादन संबंधी जो एक्टिविटी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उस गांव में जिसमें गैर कृषि कार्य है कहा जाता है, उनको देखेंगे। विनिर्माण चीजों को हम पढ़ेंगे। उत्पादन संबंधी के बारे में जो चीजें हैं उन पर हम लोग आपका विचार भी करेंगे, और आपका संगठन जो है हम उनको भी आपका देखेंगे। और उत्पादन का जो गठन है इसको हम लोग इसमें आपका उचित कर गौर करके हम लोग आपका देख लेंगे, और सारी चीजों पर हम लोग आपका बात करेंगे। कह रहे हैं उत्पादन का उद्देश्य
वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है। मेनली क्या है, हम लोग क्या करना है, हम लोगों को इसमें जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा हो रहा है उत्पादन, उसी को हम लोगों को मेन फोकस करना है। और क्या कहना है, वस्तुओं की और सेवा के उत्पादन के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, हमको उन सारे चीजों की हम लोगों को बेसिकली बात करनी है कि उत्पादन के लिए किन किन चीजों की आपका जरूरत है, उन जरूरतों को गौर करना है। जैसे कह रहे हैं, पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे उसमें कुछ उत्पादन क्रिया जरूरी कार्य उसके लिए करने में पढ़े लिखे कर्मी की जरूरत होती है और शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। कह रहे हैं प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक है और ये श्रम प्रदान करती है। ठीक। तीसरा क्या है, तीसरी आवश्यकता है आपका भौतिक पूंजी। यह उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत हैं और कह रहे हैं कि आप जानते हैं भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन सी मदें आती हैं। क्या कह रहे हैं कि कौन सी जो मदें हैं वो आपके आते हैं, जैसे औजार, मशीन, भवन और औजारों के मशीन के अत्यंत साधारण औजार, किसान का हल से लेकर और इसकी मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि। औजार, मशीन, भवन उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग में किए जाते हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम आपका स्थायी पूंजी। क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी। यानी कि जिन्हें हम एक बार मशीन को खरीद लें और जिनका प्रयोग हम वर्षों तक करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी। मैं आपसे पूछ लूं कि स्थायी पूंजी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। स्थायी पूंजी एक प्रकार में हमारे वो चीज है, ठीक है, जिनका हम लोग आपका प्रयोग करते हैं। ठीक। अब चलिए, कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, कुम्हार के द्वारा प्रयोग की जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने की जरूरत में माल खरीदने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। कुछ माल खरीदना है, उसके लिए कुछ हमें पैसे की जरूरत होती है। कच्चा माल, नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी। औजार, मशीन व आपका भवन से विभिन्न चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। कैसी होती हैं, समाप्त। कह रहे जब हम लोग किसी चीज का, औजार का, भवन का, विभिन्न चीजों का प्रयोग करते हैं, तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ चीज प्रोडक्शन में वो उनका घट जाता है, वो कुछ कम हो जाती है। ये आपका इस विषय के अंतर्गत जो है आपका बात कर रहा है कि कैसे घटती हैं। इसके बाद है चौथी आवश्यकताएं भी होती हैं, तो स्वयं उपभोग हेतु बाजार की बिक्री, उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी एक साथ योग बनाने के ज्ञान, उद्यमी की आवश्यकता पड़ती है। और आजकल हम इसे क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक। अब देखिए, कह रहे हैं कि उत्पादन भूमि, श्रम आपका संयोजित संगठन होते हैं। कह रहे हैं कि जिनसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को क्रम से हम उत्पादन को 3 कारकों के बारे में पढ़ेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हमको आपका भौतिक पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक पूंजी। अब इस व्यक्ति को देखिए, ये डिजाइन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, गौर करें। आगे देखिए, पालमपुर में खेती की बात करेंगे, तो ये तो ओवरऑल मिक्स था कि पालमपुर में क्या हो रहा था, कैसे कैसे होता है, किन चीजों पर है, क्या उनका कुछ कार्य है, किस तरह से किया जाता है, इन सभी को हम लोग आपका देख रहे थे कि भैया आखिर में पालमपुर में किस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो आपका हो रही है। ठीक है। अब देखिए, उत्पादन पूरा हुआ, पूरा जितना प्रोसेस समझ लिया। अब थोड़ा सा पालमपुर में जो आपका खेती है, खेती वहाँ किस प्रकार से हो रही है, थोड़ा खेती पर नजर दौड़ाते हैं। देखिए, पालमपुर में खेती उत्पादन क्रिया का प्रमुख क्रिया है, यानी कि मेनली जो एक्टिविटी है
वो क्या है, प्रमुख है। और काम करने वालों के 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। कितने, 75 लोग। कृषि श्रमिक हो सकते हैं या इन लोगों में हित खेतों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन के लिए मूलभूत इकाई है खेती में प्रचुर भूमि वस्तु स्थिर होता है। और पालमपुर में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्रों का विस्तार नहीं हुआ है। और कह रहे हैं कि जितनी लैंड आज तक हुआ है उतनी ही लैंड, मान लीजिए अगर इतना बड़ा खेत है तो इतना ही है, बल्कि ये और छोटा होता जा रहा है क्योंकि परिवार बढ़ रहे हैं तो उनके बीच बंटवारा हो रहा है। ये जोत का जो आकार है और आपका सीमित होता हुआ जा रहा है। कैसे हो रहा है जोत का आकार आपका, सीमित हो रहा है। अब देखिए, जब जोत का आकार आपका सीमित होगा तो बहुत सारी समस्याएं भी होंगी। कह रहे हैं उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि कृषि योग्य में बदल दिया गया था। कह रहे उस समय में क्या था, गांव में कुछ ऐसी कृषि योग्य भूमि थी जो आपकी बंजर को भी हमने चेंज कर दिया और नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन में बढ़ा दिया। अब कह रहे हैं कि भैया अब कैसा कुछ नहीं हो सकता, कि एक समय था जब हम लोगों ने क्या कर लिया कि जितनी हम पर लैंड पड़ी हुई थी, आपकी जो बंजर लैंड थी, हमने उस बंजर लैंड को भी क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। और एक्टिव करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उस एक्टिव लैंड से हम लोगों ने यूज किया उसको। अब कह रहे हैं कि कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि हमारे पास जो आपका मरुस्थलीकरण वाली या डेजर्टिफिकेशन वाली जो बंजर लैंड है वो बची नहीं है। तो आप कैसे जो हमारा जो जुताई का खेत है, यानी कि आप जो हमारी कृषि योग्य भूमि है, आप इसको कहां से बढ़ाओगे। कह रहे हैं कि भूमि पैमाने का मानक इकाई हेक्टर है। यदि गांव में भूमि की माप बीघा या मुट्ठा जैसी आदि क्षेत्रीय इकाइयों में किया जाता है। अब देखिए, कहीं पर एकड़ है, कहीं पर हेक्टर है, कहीं पर कुछ है, और भैया कहीं पर किस तरह से। ये सारे क्या है, अलग अलग इसमें क्या है, ये इकाइयां हैं। और यही इकाइयां, यही मापने की पैमाने, जैसे हमारे यहाँ नाली में मापा जाता है, इसमें मापते हैं, नाली में हम लोग इन सब चीजों को मापते हैं। एक नाली जमीन है, दो नाली जमीन है, ठीक है, और इनकी हम लोग आपका पैमाइश करते हैं नालियों के माध्यम से। आपने देखा होगा हमारे गांव में इस तरह से होता है ना। चलिए आगे देखें। कह रहे ये तो हो गया, अलग अलग है। कह रहे 1 हेक्टर के मैदान क्षेत्र में तुलना करिए अपने स्कूल के मैदान से, कि जितना 1 हेक्टर लैंड है आप उसका कंपेरिजन कर सकते हैं जितना आपका स्कूल का मैदान है। कह रहे सिंचाई भी की जाती है। प्रारंभ में आपका नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे। कह रहे जो भी आपका मोटर वेल है या फिर आपके पंप है जिनसे पानी आता, शुरुआती दौर में गवर्नमेंट ने लगाए थे। जल्द ही किसानों ने अपने निजी पंप लगाना प्रारंभ कर दिए। 1970 के दशक तक 200 हेक्टर के पूरे जोते हुए क्षेत्र को सिंचाई होने लगी थी। यानी कि जितना पूरा लैंड था हम उसको इरिगेशन आपका फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे थे। कह रहे भारत, अब कुछ जानकारी दी है। कह रहे जो हमारा भारत है, इस भारत में अगर आप लोग देखोगे सभी गांव में उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। कह रहे यहाँ तो आपका पालमपुर में अच्छा खासा है, लेकिन सब जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है। नदियों के अतिरिक्त हमारे देश में क्षेत्रीय तट की अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र हैं, सिंचाई कम होती है। आज भी देश के कुल कृषि क्षेत्र का 40% कम सिंचाई क्षेत्र से ही होता है। कह रहे आज भी क्या है, हमारे यहाँ देश में 40% जो एग्रीकल्चर है वो आपका टोटल सिंचित नहीं है। और खेती आपकी क्या है, मुख्य रूप से आपका वर्षा पर जो है आपका निर्भर करती है। किस पर करती है, ध्यान दिखना है। जो हमारी वर्षा है इसी पर आपका डिपेंडेंसी है, किसकी, हमारे मौसम की, जो हमारा रेनफॉल की। ठीक, ठीक है। आइए, अब कह रहे हैं कि जो है क्या उसी भूमि पर अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। कह रहे भैया परिवार बढ़ रहे हैं, जगह की जमीन खेत तो बढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ा लें, जिस प्रकार फसल पैदा की जाती है, जैसी सुविधा उपलब्ध है, हम देखते हैं कि पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गांव की तरह लगता है। वो उत्तर प्रदेश का कोई जैसे पश्चिमी पश्चिमी यानी के वेस्टर्न गांव हो,
उसी तरह लगता है पालमपुर की समस्त भूमि पर खेती की जाती है। क्या करें, टोटल एग्रीकल्चर, ठीक। और भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात यानी के मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं, ठीक। इन पौधों के लिए क्या होता है, पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर सितंबर के बीच आलू बोया जाता है। क्या बोलते हैं, आलू बोते हैं। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में उगाया जाता है। उत्पादन में परिवार के लिए खाने के लिए आपका रखकर गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि का एक भाग गन्ने की खेती के लिए भी किया जाता है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई की जाती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़, अब देखिए हम गन्ने को कहाँ बेचते हैं, गुड़ के रूप में। शाहपुर के व्यापारियों को हम गुड़ को जो है आपका बेच देते हैं। पालमपुर में एक वर्ष में किसान अगले 3 फसलों के लिए पैदा करता है, क्योंकि सिंचाई की सुविधा व्यवस्था होती है। पालमपुर में बिजली जल्द आ गई है, उसका प्रमुख प्रभाव पड़ता है कि सिंचाई की पत्ती बदल गई है। तब किसानों से आपका रहट के द्वारा पानी निकालकर छोटे खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है। लोगों ने देखा है कि बिजली से चलने वाले नलकूपों पर ज्यादा प्रभावी ढंग से अधिक क्षेत्र आपका क्या हो रहा है, आपका सिंचित हो रहा है, ठीक है। और ये आप देखते हैं कि यहाँ क्या है, वर्ष में एक भूमि प्रणाली बहुविधि यानी कि मल्टीपल क्रॉप जो आपका पैटर्न है, हम लोग उस मल्टीपल क्रॉप पैटर्न को आपका यूज करते हैं। भूमि का एक टुकड़ा है जो उपज बढ़ाने के लिए सबसे आपका प्रभावशाली है। पालमपुर में सभी किसान कम 2 आपका प्रमुख फसल पैदा करते हैं। कई किसान 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा करते हैं। क्या करते हैं, तीसरी फसल वो क्या उगाते हैं, आलू के रूप में उसको उत्पादन करते हैं, ठीक। देख लिया आपने, क्या उगाते हैं, आलू। अब उन्होंने एक डाटा दिया है कि 1951 में आपका 132 आपका जो मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड था, और आप 2011-12 में देखिए 196 हो गया, 2016-17 में देखिए 200 होगा। तो यानी कि जुताई का जो हमारा क्षेत्र है वो कंटिन्यूसली आपका क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें हमने कही थी हमको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उसका एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट को थोड़ा गौर करके देखिए, क्या जो पाई चार्ट में दी गई चीजें अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो क्या हमारा प्रोडक्शन, क्या हमारा उत्पादन बढ़ सकता है। देख लिया, ये कृषि के क्षेत्र हैं। तो जैसे अगर हम लोग पंप सेट यूज करते हैं, बिजली का उत्पादन करें, बांध बनाएं, सिंचाई करें, कीटनाशक का प्रयोग करें, उर्वरक को हम बढ़ावा दें, तो ये सारे अगर हम फर्टिलाइज चीजें करते हैं तो मान लीजिए हमारा निश्चित ही जो हमारा पैटर्न है एग्रीकल्चर पैटर्न में आपको काफी चेंज और काफी जो बदलाव है वो आपको इसमें देखने के लिए आपका मिल जाएगा। देख लिया, चलिए तो फिलहाल थोड़ा सा आज हम लोग इसको यहाँ तक रखते हैं, और इसमें हम गौर करके देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो और पैदा हो रही हैं और क्या पालमपुर की मेन कहानी चल रही है, ताकि हम लोग इस पर अच्छे से विचार कर लें। तो फिलहाल पालमपुर की गांव की कहानी की एक्टिविटी को यहीं देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।